Hello student, today I am going to explain you the remaining part of cell cycle and cell division. माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन और सोमेटिक सेल डिवीजन, मतलब इसके तीन नाम हैं। या तो माइटोसिस के नाम से जाना जाएगा, या माइटोटिक के द्वारा, या सोमेटिक सेल डिवीजन के द्वारा। अपनी बॉडी में जो टू टाइप्स की सेल्स होती है, पहली जो होती है सोमेटिक सेल्स होती है, जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो डिवीज़न होता है वो माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, और सोमेटिक सेल्स में होने के कारण इसको सोमेटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं। सोमेटिक सेल जो डिवीज़न है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था स्ट्रासबर्गर ने 1870 में प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन 1882 में एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस सेल डिवीज़न देखा था वो फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने देखा था। इस डिवीजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल्स होती है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाती है, और जो पेरेंट सेल्स होती है वो 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है, और जो डॉटर सेल्स भी बनती है वो भी डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो डबल होते हैं। तो जैसे पेरेंट सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स के सेल डबल होते हैं, उसी तरह से डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम के जो सेल होते हैं वो डबल होते हैं, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में होती है। जो सोमेटिक सेल डिवीजन है उसको दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, एक है इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। इंटरफेज और प्रिपरेटरी फेज या रेस्टिंग फेज। तो इस फेज के अंदर जो सेल होती है वो यंगर होती है, साइज में छोटी होती है। तो पहले वो ग्रोथ करती है, और ग्रोथ करने के लिए इसके अंदर कुछ मटेरियल्स का प्रिपरेशन होता है। तो जब कुछ मटेरियल का प्रिपरेशन होता है तो वो जो फेज होती है उसकी रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज भी कहलाती है। दो सक्सेसिव जो सेल डिवीजन होते हैं उसके बीच की जो फेज होती है वो इंटरफेज होती है। जो इंटरफेज होती है वो कंप्लीट होती है तीन स्टेजेस में या तीन फेजेस में, G1, S एंड G2, जो कि आप पहले सेल साइकिल के अंदर देख चुके हैं। सेकेंड जो फेज होती है एम फेज होती है, इसको डिवाइडिंग फेज कहते हैं। जब सेल पूरी तरह से ग्रो कर लेती है, अपना साइज गेन कर लेती है, तो उसके बाद वो सेल क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जब सेल डिवाइड होती है तो उसको एम फेज कहते हैं, और जो एम फेज होती है दो फेज में कंप्लीट होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो पहले देखेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इस फेज के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये भी चार स्टेप्स में कंप्लीट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। पहली फेज है इसके अंदर प्रोफेज। अब प्रोफेज के अंदर देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या विजिबल होता है। जनरली जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन रेटिकुलम कहेंगे। अब ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उससे वाटर कहाँ निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही वाटर उसमें बाहर निकलेगा एक कंडेंस होने लगेगा, मतलब सिकुड़ने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा कि थ्रेड लाइक जो क्रोमेटिन होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉइल्ड शॉर्ट थिकर स्ट्रक्चर में, जिसको क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो जब आप रेस्टिंग फेज में सेल्स का न्यूक्लियस देखेंगे तो उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं। लेकिन सेल जैसे ही रेस्टिंग फेज से डिवाइडिंग फेज में एंटर होगी तो वहाँ क्रोमेटिन रेटिकुलम नहीं दिखाई देगा, वहाँ दिखाई देंगे आपको शॉर्ट कॉइल्ड थिकर स्ट्रक्चर, जिसको क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो जब किसी सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं तो उससे पता चलता है कि सेल डिवाइडिंग स्टेज में है। इसके बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी स्टार्ट हो जाती है डिसअपेयर होना, वो धीरे धीरे क्या होती है, डिसअपेयर होने लगती है। इन एनिमल सेल्स, अगर एनिमल सेल्स के अंदर हम माइटोसिस सेल डिवीजन देख रहे हैं तो उसके अंदर जो सेंट्रोसोम होता है वो डिवाइड हो जाता है दो सेंट्रियोल में, और दोनों सेंट्रियोल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ फाइबर्स अपेयर बिटवीन टू सेंट्रियोल, दोनों जो सेंट्रियोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उनके बीच में कुछ फाइबर्स दिखाई देते हैं, उन फाइबर्स को स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम internal structure of nucleus in interphase and early prophase and middle prophase and late prophase। तो पहला जो डायग्राम डिनोट कर रहा है किसका कर रहा है, वह इंटरफेस का। अगर इसका आप न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस में सबसे ऊपर की तरफ सेंट्रोसोम है, इसके बीच में आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्रोमेटिन है, और इसकी चारों तरफ क्या दिख रही है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, और बीच में एक डॉट दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है। तो इंटरफेज में ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही इंटरफेज है वो डिवाइडिंग फेज में करना एंटर होगी तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिकर हो जाएगा।
जिसको क्या नाम दिया गया, क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के बीच में एक डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम के दो आर्म्स आपस में जुड़ी रहती है। अब जो ऊपर का जो सेंट्रोसोम था ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर और एक इधर की तरफ। तो ये जो दो पार्ट होते हैं इनको सेंट्रियोल कहते हैं। अब इन सेंट्रियोल के बीच में ऐसे डॉटेड लाइट स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या है, स्पिंडल फाइबर्स है। अब मिडिल प्रोफेज में देखेंगे, मतलब ये अर्ली प्रोफेज है, उसके बाद जब एडवांस स्टेज में देखेंगे मिडिल प्रोफेज में, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कॉइल्ड हो गए, शॉर्ट हो गए, थिकर हो गए, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ में जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये स्टार्ट हो गई डिसअपेयर होना। डिसअपेयर होना मतलब किसी डॉटेड लाइन के फॉर्म में है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द लेट प्रोफेज एंड मेटाफेज। पहला जो डायग्राम डिनोट करेगा वो लेट प्रोफेज का। अब क्या हो रहा है कि दोनों सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में चल गए, एक ऊपर की तरफ सेंट्रियोल हो गया, नीचे की तरफ, और इनसे जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और इन स्पिंडल फाइबर्स से बीच में इक्वेटर पे क्या अरेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज में आप देखेंगे, तो मेटाफेज में देखेंगे कि इक्वेटर लाइन है, बीच की लाइन है, जिससे किससे जुड़ेंगे, स्पिंडल फाइबर से जुड़े हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलग अलग शेप में अरेंज हो जाते हैं। तो ये बीच की जो लाइन होगी वो क्रोमोसोम में क्या होगी, इक्वेटोरियल प्लेट होगी, जिसके ऊपर क्या अरेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे। तो ये जब इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, मेटाफेज होती है, और वहाँ क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। सेकेंड है मेटाफेज। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। जो क्रोमोसोम्स हैं सारे वो इक्वेटोरियल बीच के रीजन में अरेंज हो जाएंगे, और वो किससे अटैच होंगे, स्पिंडल फाइबर से। अब जो एक क्रोमोसोम है वो कैसा हो जाएगा, ईच क्रोमोसोम बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट एंड शॉर्ट। जो प्रत्येक क्रोमोसोम्स होता है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और छोटा हो जाता है, और वो एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सेपरेट नहीं होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो अटैच होगा, जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके कारण क्रोमोसोम पूरी तरह से दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ अरेंज होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन पे, और इन इक्वेटोरियल रीजन पे जो क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर होता है वो अटैच होता है किससे, स्पिंडल फाइबर से। थर्ड जो स्टेज आती है वो एनाफेज आती है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो क्रोमेटिड्स होते हैं, अब वो सेंट्रोमियर से जहाँ अटैच है वो भी अलग हो जाते हैं, मतलब एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाता है। अब जो डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं अपोजिट पोल की तरफ से, मतलब एक क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होता है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में सेंट्रियोल की तरफ जाएगा, और दूसरा जो क्रोमेटिड होता है नीचे डायरेक्शन में नीचे सेंट्रियोल की तरफ मूव करने लगता है। क्योंकि क्रोमेटिड्स के बीच में कौन सा फोर्स लगने लगता है, रिपल्शन का, जिससे क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। इस कारण क्या होते हैं, क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं। कुछ क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा यू शेप का होगा, कुछ का वी का होगा, कुछ जे का होगा, कुछ एल शेप के दिखाई देंगे। इसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द अर्ली एनाफेज एंड लेट एनाफेज। तो अर्ली एनाफेज में देखेंगे कि आपके क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड है, जैसे ये सेंट्रोमियर है और इससे क्या है, इसकी दो आर्म्स हैं, ये सेंट्रोमियर से इसकी दो आर्म्स हैं। तो एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, और इनके बीच में कौन सा फोर्स लगने लगता है, रिपल्शन। और ये जो दिख रहे हैं आपको स्ट्रक्चर क्या है, स्पिंडल फाइबर है। तो क्रोमेटिड्स ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और नीचे वाले क्रोमेटिड नीचे की तरफ आने लगते हैं। अगर लेट एनाफेज में देखेंगे कि ये जो क्या है सेंट्रियोल, और ये क्या दिख रहे हैं आपको, स्पिंडल फाइबर, और ये ऊपर की तरफ जाते हुए क्या दिख रहे हैं, क्रोमेटिड। तो धीरे धीरे क्रोमेटिड कहाँ तक जाने लगते हैं, सेंट्रियोल की तरफ, जिससे दो क्रोमेटिड का बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये तेजी से एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपल करते हैं। टीलोफेज, आफ्टर अराइवल ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स एट पोल। जैसे क्रोमेटिड जो पोल्स पे आते हैं तो उनके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, और वो थीन लॉन्ग और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियोलस होते हैं वो वापस से रिपेयर होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर जो एपरेटस होता है डिसअपेयर हो जाता है, और उसके बाद जो होता है दो डॉटर न्यूक्लियाइड फॉर्म हो जाते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द अर्ली टीलोफेज एंड लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में देखेंगे तो क्या होता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है,
जो कि स्पिंडल फाइबर जो एपरेटस होता है, स्पिंडल फाइबर तो इसमें डिसअपेयर हो जाता है और उसका जो स्पिंडल फाइबर का जो एपरेटस होता है वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। अलग होकर क्या बनने लगा, इसकी जो एस्ट्रल रेज होती है वो डिसअपेयर होने लगती है और ऊपर क्या बन जाता है, यहाँ पर एक सेंट्रोसोम बन जाता है। उसके बाद जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम होते हैं, इसके चारों तरफ क्या बनने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है और बीच में क्या बन जाता है कि न्यूक्लियोलस बन जाता है। तो इस तरह से दो न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, एक ऊपर की तरफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया और एक नीचे की तरफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया। इनके चारों तरफ डॉटेड लाइन में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो डॉट दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस होता है और ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है। ये जो स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन रेटिकुलम है। उसके बाद क्या हो गया कि न्यूक्लियस का जो है कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गई। एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होने के बाद उसके चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन स्टार्ट होता है। तो जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो दो तरह से होता है, या तो साइटोप्लाज्म के बीच में क्या बनती है, एक प्लेट बन जाती है जिसको सेल प्लेट कहते हैं, या धीरे धीरे एक ग्रूस बनती है, इधर से भी ग्रूस बनती चली जाती है, इधर से भी बनती चली जाती है, जो आगे की तरफ बड़ी होकर इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, जो कि अलग अलग मेथड्स के द्वारा एनिमल और प्लांट सेल्स में होता है। अगर साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में देखेंगे तो उसके अंदर क्या बनेगी, ग्रूस बनेगी या फरो बनेगी, मतलब खांच बनती है साइटोप्लाज्म में दोनों तरफ से, जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ चली जाती है और बीच में मिल जाती है। इस तरह सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अगर प्लांट सेल्स में देखेंगे तो एक सीधी पट्टी का फॉर्मेशन होता है जिसको सेल प्लेट कहते हैं, उसके साथ क्या होती है, सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। You can see in this diagram, after the cytokinesis, cell divided into two daughter cells. तो ऊपर की तरफ देखेंगे एक डॉटर सेल्स ये फॉर्म हो गए और नीचे की तरफ एक डॉटर सेल्स ये फॉर्म हो गई। इस तरह से क्या होता है, सोमेटिक सेल डिवीजन में जो पेरेंट सेल्स होती है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। पेरेंट सेल्स जो होती है वो कैसी होती है, 2n होती है, और इससे जो डॉटर सेल्स बनेगी वो कैसी होगी, 2n होगी। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, मतलब जैसी पेरेंट सेल्स होती है वैसी डॉटर सेल्स बनती है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है माइटोसिस का, ये सोमेटिक सेल्स डिवीजन का, और ये उन सेल्स में होती है जिनमें बॉडी की जनरल ग्रोथ होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जो बॉडी की ग्रोथ और सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो मेन सोर्स होता है वो माइटोसिस होता है। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। इसमें जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है वो पेरेंट सेल्स के समान होती है, मतलब आइडेंटिकल सेम होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज रिमेन इन द सेम ऑल सेल्स प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, मतलब जो पेरेंट सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एज इट इज क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं, जिसके कारण क्रोमोसोम जो होते हैं ऑलवेज कैसे रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। हीलिंग ऑफ वुंड, रीजनरेशन ऑफ डैमेज और लॉस स्पॉट एंड नॉर्मल वियरिंग एंड टीयरिंग प्रोसेस जो होती है माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होती है। जैसे घाव लग जाती है तो वो भरता है, शरीर का कोई भाग डैमेज हो जाता है तो उसमें रीजनरेशन होता है। उसके अलावा क्या होता है कि नॉर्मल वियरिंग, चोट लग जाती है, खरोच लग जाती है, तो जो वियरिंग टीयरिंग होता है डेली लाइफ में होता है तो उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है, उसी के द्वारा जो हीलिंग प्रोसेस होती है।